ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, मेरा नाम है गौतम कुमार और आज हम लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं 21 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स। और ये है मेरे चैनल का नाम गौती की क्लास है और मैं हूं गौतम कुमार आपके साथ। तो आइए चलिए आज से हम लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो चलिए एक साथ मिलकर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, तो चलिए आइए। तो सबसे पहले आ, कुछ खबर बिहार से हैं। पहले बिहार स्पेशल में मैं बात कर लेता हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण 22 के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो देखो, वैसे तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए बिहार के 6 लोगों को चुना गया है और ये बिहार के 6 लोग ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पहला है आनंद कुमार, ये कौन है? इन्हें आप सभी जानते हैं, ये सुपर टट्टी के संस्थापक है। दूसरे हैं अमिकर दयाल, ये पूर्व क्रिकेटर हैं। रश्मिका, ये है रेशमा प्रसाद, ये कौन है? ये ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। और ये समाज सेवी ट्रांसजेंडर हैं। और उषा किरण खान, बताइए अब उषा किरण खान कौन है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो उषा किरण खान है, इनको ये इनको पद्मश्री मिल चुका है, ये साहित्य में पद्मश्री ले चुकी हैं। अब ये है डॉक्टर किरण कुमार, ये तो डॉक्टर साहब है। और ये पवन, ये वही कार्टूनिस्ट है जो हिंदुस्तान पेपर्स में अपने कार्टून बनाते हैं। तो देखिए अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 22 के ब्रांड एम्बेसडर अभी इन लोगों को बनाया गया है ताकि बिहार अपना रैंकिंग को ऊपर कर सके। अभी होने वाला क्या है ना कि जो स्वच्छता जो जो लोग ये स्वच्छता के ऊपर जो सर्वे करते हैं, अभी उनकी टीम पटना में आने वाली। उनकी टीम कहाँ पे आने वाली है? उनकी टीम पटना में आने वाली है। कब आएगी? तो भाई ये लोग मार्च में आने वाले हैं, ये लोग मार्च में पटना आने वाले हैं। और आने के बाद यहाँ की साफ़ सफाई का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि क्या पटना वाकई में साफ़ है, क्योंकि पटना का नाम भी 100 स्मार्ट शहरों के अंतर्गत लिया जाता है कि भाई अब तक यहाँ पे क्या काम हुआ है। तो उसी काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए अभी हम लोग के जो सीएम श्री नीतीश कुमार जी ये चाहते हैं कि बिहार का प्रदर्शन स्वच्छता सर्वे 2022 में और बेहतर हो। इसलिए उन्होंने बिहार में और स्वच्छता को लाने के लिए उन्होंने 6 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। पहला है आनंद कुमार जो कि सुपर थर्टी के संस्थापक हैं, और दूसरे हैं अमिकर दयाल, अब ये पूर्व क्रिकेटर हैं। और इनके बाद अगला नाम आता है समाज सेवी कार्यकर्ता है और जो ऊपर से ट्रांसजेंडर भी है, इनका नाम है रेशमा प्रसाद। और उसके बाद साहित्य में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली श्रीमती उषा खान जी भी हैं। और इसके बाद ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर किरण कुमार हैं। और फिर उसके बाद ये पवन, ये कार्टूनिस्ट है, ये हिंदुस्तान पेपर में अपने कार्टून प्रकाशित करते हैं। तो देखिए मतलब कि जो हम लोग के जो बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी, ये कहीं से भी ये कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लोग तो केवल एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं, लेकिन इन्होंने 6 ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो खबर है वो नेशनल से है, मतलब कि हमारे देश में क्या हुआ, ये खबर नेशनल से है। तो यहाँ पे है जागरूकता वोटर अभियान। ये क्या है? तो जागरूकता वोटर अभियान ये एक ट्विटर के द्वारा ये ट्विटर के द्वारा एक चलाया गया कैंपेन है। ट्विटर ने अभी भारत के परिवेश को देखते हुए अभी भारत में कुल मिला के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो उस चुनाव को देखते हुए कि ट्विटर चाहता है कि हम भारतीय लोगों में और भी ज़्यादा जागरूकता ला सके। क्या ला सके? जागरूकता। ये जागरूकता लाने के लिए उसने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है वोटर जागरूकता अभियान। ये इन 5 राज्यों के जो 5 राज्य हैं उनके वोटर को जागरूक करेगा। अभी ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो अभी आप रोज़ न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग का यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद कौन आता है? अब उत्तर प्रदेश के बाद है पंजाब है, पंजाब के बाद गोवा है, गोवा के बाद उत्तराखंड है, हाँ होगा ही उत्तराखंड। और शायद हिमाचल भी है, हिमाचल प्रदेश। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दें। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगला जो नंबर आता है वो अगला है इंटरनेशनल न्यूज़ है। पहला अब आजकल थोड़ा आईएलओ आजकल चर्चा में आ गया है। तो सबसे पहले मैं आईएलओ के बारे में बता देता हूँ। आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो इसकी स्थापना कब की गई अभी हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे नहीं, थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं कि आजकल ये चर्चा में क्यों है।
तो ये आजकल चर्चा में इसलिए है ना क्योंकि इसने अपनी नई रिपोर्ट पेश की है, नई रिपोर्ट लाई है। अब इसने रिपोर्ट में क्या लिखा है ना, तो इसने और ये रिपोर्ट किसके बारे में थोड़ा ये भी जान लीजिए। तो इन्होंने बोला है कि अभी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक पर इसने अपना नया रिपोर्ट दिया है। मतलब कि इसने रोजगार और समाज पर और समाज के ऊपर इसने अपना नया रिपोर्ट जारी किया। उसमें कहा गया है ना कि अभी 2022 में कुल मिला के 207 मिलियन लोग बेरोजगार होने वाले हैं। 207 लोग बेरोजगार होने का ऐसा इसने अनुमान लगाया कि इतने लोग ज़्यादा बेरोजगार होने वाले हैं। भाई ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है पूरे वर्ल्ड के लिए। 207 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसलिए अभी हाल ही में इसलिए ILO अभी न्यूज में है। थोड़ा ILO के बारे में जान लीजिए कि देखिए जो ILO का जो स्थापना है 1969 में हुआ था। 1969 कहने का मतलब होता है कि हाँ 1969 ही होता है, ठीक है ना। और ये ILO को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है विश्व शांति के लिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु यह नियम बनाता है। यह चाहता है कि कोई किसी के ऊपर चढ़े नहीं, सबको अपना अपना हक मिले। तो यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल से सम्मानित किया जा चुका है। सॉरी मैं यहाँ गलत बोल गया, इसे 1969 में शांति के लिए नोबेल दिया गया था, इसकी स्थापना नहीं हुई थी। तथा इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दावोस शिखर सम्मेलन। तो अभी दुनिया में जो दूसरा बड़ा न्यूज है ना वो दावोस शिखर सम्मेलन है। तो दावोस कहाँ पे है भाई? ये भी स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। देखो जिनेवा भी कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ है भाई? तो ये स्विट्जरलैंड में है। और अभी जो दावोस भी अभी चल रहा है, दावोस भी अभी न्यूज में है। तो ये भी कहाँ पे? ये भी स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। तो मैं लिख के देखता हूँ, थोड़ा लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। स्विट्जरलैंड दावोस भी स्विट्जरलैंड में। तो देखो दावोस में होता क्या है ना, तो हम आपको बताते हैं आजकल चर्चा में क्यों है। तो अब ये चर्चा में बस इसलिए आ गया है क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पे अपना भाषण दिया है। अभी 5 तारीख को, ठीक है ना। ये अभी 17 तारीख को, जो 17 जनवरी में, अब 17 जनवरी से वहाँ पे एक विश्व आर्थिक फोरम जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वहाँ पे एक सम्मेलन शुरू हुआ है। ये 5 दिन यहाँ पर कार्यक्रम चलने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वर्चुअल तरीके से वहाँ पे क्या बोला है, भाग लिया है। और उन्होंने 17 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष संबोधन दिया है, ठीक है। और देखते हैं और क्या बात है भाई कि जिसकी वजह से दावोस न्यूज में है। और जो अगला बात यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे जो भाषण दिया है तो उसका कुछ शीर्षक था, ठीक ना। तो उसका कुछ विषय था। उस विषय का नाम है विश्व के हालात के बारे में। विश्व के हालात के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे भाषण दिया है। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। इससे पहले भी, जैसे पिछले साल भी डिजिटल तरीके से हुआ था और इस साल भी डिजिटल तरीके से ही हो रहा है, क्योंकि भाई कोविड महामारी का समय चल रहा है तो लोग जान ही रहे हैं, इसलिए, ठीक है ना। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वाह भाई, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जिनेवा में ही है। देख रहे हो कॉमन चीज़। ILO का भी मुख्यालय जिनेवा में है और दावोस शिखर सम्मेलन इसका भी मुख्यालय भाई जिनेवा में ही है। बहुत आसान है याद करना। और आगे चलते हैं। आजकल है जो अब जो स्टेट के लिए स्पेशल है, ये है पर्याय महोत्सव। तो नाम अजीब है, हो सकता है आप लोगों में से कई लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। पर्याय महोत्सव ये कि है, होता क्या है, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना। अब ठीक है, अब आपको तारीख क्या बताना है। तो इडुप्पी कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया गया है अभी 2022 में। उडुपी अभी उडुपी कर्नाटक में, अभी उडुपी कर्नाटक में अब पर्याय महोत्सव मनाया गया है। तो आखिर ये पर्याय महोत्सव है क्या? ठीक है, आप तो मना लिए, लेकिन ये क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे होता क्या है
के पर्याय महोत्सव भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और श्री कृष्णा मठ के विशेष अधिकार को स्थानांतरित करने की एक प्रथा है। मतलब कि एक यहाँ पे एक ट्रस्ट है, ठीक ना, यहाँ पे ये एक मंदिर है, मान लेते हैं कि ये एक मंदिर है और यहाँ एक मंदिर का ट्रस्ट है। तो यहाँ पे जो पावर है एक जगह से दूसरे जगह इस पावर को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब एक आदमी जो है अपना पावर को दूसरे आदमी को देता है, ठीक है, दूसरे आदमी को देता है, तो इसी को हम लोग पर्याय महोत्सव के रूप में मनाते हैं। अब पता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आ तो गया है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी शुरुआत 1522 ईस्वी में ही हुई थी। ये कंटिन्यू उस समय से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। आगे चलते हैं। हमारा अगला है रोजगार मिशन। ये रोजगार मिशन है क्या? ये रोजगार तो हमेशा से चर्चा में रहता है, लेकिन ये रोजगार मिशन थोड़ा नया लग रहा है। तो ये क्या है? तो देखो, रोजगार मिशन की जो शुरुआत है ना, रोजगार मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। भूपेश बघेल ने की है। तो देखो, सीएम है ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की है। तो देखो, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। और ये वही रोजगार मिशन है। तो इसके तहत किया क्या जाएगा ना कि ये लोग कोशिश करने वाले हैं कि हम लोग अपने स्टेट के युवाओं को रोजगार दें। क्या दें भाई? रोजगार दें। ये रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, जो आगे आने वाले 5 वर्षों में 5 वर्षों में ये 15 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहते हैं। ये 15 लाख के रोजगार का अवसर प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने स्टेट के युवाओं को थोड़ा नौकरी दे सके। क्योंकि भाई कोरोना के बाद बहुत से बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। अब ये नहीं चाहते हैं कि अब लोग और भी बुरी ज़िंदगी जिए। और आगे चलते हैं। अब दिल्ली में डीडीटी इलेक्ट्रॉनिक बस है। तो देखिए, अब ये न्यूज़ में क्यों है? वो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि दिल्ली में इससे पहले बस डीडीटी की बस चला करती थी, लेकिन वो सारी बस डीजल से चलती थी। किससे चलती थी? डीजल से चलती थी। लेकिन अब पहली बार है ना, अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बस आ रही है जो कि बैटरी से चलेगी, है ना। तो देखिए, आजकल ये चर्चा में बस इसीलिए है क्योंकि अब ये बैटरी से चलने वाली है। और जो यहाँ जो भी बस है उसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? उसका निर्माण कर रही है JBM प्राइवेट लिमिटेड, JBM ऑटो लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं ना, 27 किलोमीटर लंबे रूट पर ही चलने वाली हैं। मतलब कि बहुत लंबा रूट भी नहीं है, सारी की सारी बसें यहीं पे चलेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला है न्यू अपॉइंटमेंट, है ना। अब अगला है नया अपॉइंटमेंट। एक मिनट रुको, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट है। तो ये कौन है? नरेंद्र कुमार गोयनका जी। अभी इनका हाल ही में ये हुआ है ना, अभी इनकी नई नियुक्ति हुई है। तो देखिए, अभी जनवरी 22 में, जो जनवरी 22 रहा है ना, तो अब ये हुए क्या है कि टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रबंधक निर्देशक नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। भाई बहुत बड़ा नाम है, ठीक ना। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AEPC। देखो यार, अभी मैं अच्छा लिख भी नहीं पा रहा हूँ। AEPC का इन्होंने पदभार संभाला है। तो इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है ए शक्ति विलय। अब ए शक्ति विलय का इन्होंने स्थान लिया है। भाई लोग माफ़ करना, क्योंकि अभी मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा, क्योंकि अभी ये पैड नया है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला डेथ। अब इस साल कितने का डेथ हुआ है? तो देखो, अभी हाल ही में शांति देवी का देहांत हो गया। अब भाई ये आप लोग बोलेंगे शांति देवी कौन है? तो देखो, शांति देवी उड़ीसा की, कहाँ की? उड़ीसा। अभी शांति देवी है ना, उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
उड़ीसा की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इनको पद्मश्री और इनको पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है और इनको पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है ना। और इनका भी हाल ही में 16 जनवरी को निधन हो गया। ये 88 वर्ष की थी। अब ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इनको पद्मश्री मिला, ये बात तो है कि पद्मश्री मिला क्यों है। तो इनको पद्मश्री इसलिए मिला है ना क्योंकि इन्होंने आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। इन्होंने लड़कियों, अभी कौन सी भाई, ST शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। अब इन्होंने शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इनको वहाँ पे लुंगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी देवी? लुंगड़ी। थोड़ा नाम अजीब है, ठीक है ना। लुंगड़ी देवी के नाम से भी वहाँ पे जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन नेम है शांति देवी है। आगे बढ़ते हैं। सुपर मॉम का अलविदा। ये सुपर मॉम कौन है? ये कौन है सुपर मॉम? तो देखिए, ये सुपर मॉम और कोई भी नहीं, ये एक टाइगर है। देखिए, हाँ देखो, अब थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा प्यार उसे इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसने कुछ ऐसा काम किया है। तो देखिए, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में, पेंच टाइगर रिजर्व में, अब पेंच टाइगर रिजर्व में, अब यहाँ से एक बात और है तो वह कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पेंच टाइगर रिजर्व MP में है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन ये भी बन रहा है। तो देखो, अभी MP के पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक ना, पेंच टाइगर रिजर्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध बाघिन रहती थी जिसका और ये इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि ये प्रसिद्ध कॉलर वाली बाघिन थी और इसने भी हाल ही में अपना अंतिम सांस लिया है। और जो इसका उम्र है 16.5 साल का था। 16.5 साल का इसका उम्र था, मतलब ये बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि इन लोगों का ज़्यादा उम्र तो होता नहीं है। और ये हमेशा से चर्चा में इसलिए रही है ना क्योंकि इसने 11 साल में 29 शावकों को जन्म दिया है। इसने 11 साल में कुल 29 शावकों को, इसने कुछ 29 शावकों को जन्म दिया है, जो कि देश में सबसे अधिक शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड है। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला है, ठीक है ना। तो अब अगला हम लोग अपना आ जाता, कहाँ गया भाई पेन? हाँ, यहाँ पे। अब अवार्ड एंड ऑनर्स में आ जाते हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स, ठीक है। अब किसको कौन सा अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे जो एक नाम निकल के आ रहा है ना, उनका नाम है सुमित भाले। नाम भाले है, देखते हैं इन्होंने कहाँ पे भाला किया है ना। देखो, ये है सुमित भाले। नाम से तो लग रहे हैं मराठी हैं, भाले है ना, ये मराठी हैं। तो अभी ये चर्चा में क्यों है इसलिए बताते हैं क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के युवा लावनी कलाकार सुमित भाले ने दुबई के अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वाह भाई, बहुत बड़ा तीर मारा इन्होंने। तो अभी दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव चल रहा है। अभी दुबई में लोक कला महोत्सव चल रहा है। इन्होंने वहाँ पर लावनी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने गोल्ड जीता है। लावनी के लिए इन्होंने गोल्ड जीता। तो अभी ये चर्चा में क्यों है कि लावनी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक नृत्य है। तो लावनी के बारे में जान लेते हैं। लावनी का इतना बात हो रहा है, जो लावनी है ना, ये महाराष्ट्र का ये महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है। पारंपरिक नृत्य और गीत का एक संयोजन है जो कि विशेष रूप से ढोलकी के थाप पर किया जाता है। ढोलकी के थाप पर किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है खेल। जरा खेलकूद के बारे में जान लेते हैं, स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में ऐसा क्या है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, मतलब कि अभी 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का भी शुरुआत किया गया। तो भाई इसका शुरुआत कहाँ पे किया गया, थोड़ा ये भी जान लो। तो देखो, अभी इसका शुरुआत हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 9वीं महिला आइस हॉकी का शुरुआत हिमाचल प्रदेश में किया गया, इसीलिए ये न्यूज में है। तो देखो, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, ITBP लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भाग ले रही हैं। मतलब कि ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसमें कुल इतनी टीमें भाग ले रही हैं। आगे चलते हैं ना। अगला मिसलेनियस में देख लेते हैं कि और क्या क्या है। देखो, मिसेज वर्ल्ड 2022 मतलब कि जरूर कोई बना है। तो देखो,
अभी हाल ही में मिसेज अमेरिका साइलेंट फोर्ड, मुझे नाम भी लिखा भी नहीं जा रहा यार, मिसेज अमेरिका साइलेंट फोर्ड, अभी मिसेज अमेरिका साइलेंट फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड का रिकॉर्ड जीत लिया है। किसका? मिसेज वर्ल्ड 2022 का रिकॉर्ड जीत लिया है। तो ये है क्या भाई? भाई ये मिसेज वर्ल्ड एक रिकॉर्ड होता है, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है जिसको हर कोई जीतता है, हर कोई जीतना चाहता है। तो देखो मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट का आयोजन जनवरी 22 में लास वेगास नेवाडा अमेरिका में हुआ। तो देखो इसका जो आयोजन है ना लास वेगास में हुआ, लास वेगास यूएसए में किया गया। हमेशा ये इन्हीं बड़े शहरों में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। मिसेज जॉर्डन जैकलिन स्टेपल और मिसेज यूएई देबांगजली कामस्त्रा उपविजेता रही। मिसेज इंडिया नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 22 में पेंजेंट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी जीता। तो देखो अभी एक इंडियन का और यहाँ से नाम निकल सामने आ रहा है जिनका नाम है नवदीप कौर। कहाँ गया? नवदीप कौर। अभी इनका नाम निकल सामने इसलिए आया क्योंकि ये उसी कॉन्टेस्ट में बेस्ट कॉस्ट्यूम में इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम का ये खिताब जीता है, इसलिए ये न्यूज में है। और आगे देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो आज ये इतना ही में ही ख़त्म हो गया। हाँ तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगेन, मीट अगेन। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।